ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद के इस खास कार्यक्रम आमने सामने में, जिसमें हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने सामाजिक कार्यों के बलबूते समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे युवा सामाजिक कार्यकर्ता जो किसान आंदोलन से पल पल जुड़े हुए हैं और जिन्होंने सामाजिक कार्यों के बलबूते समाज में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे बीच मौजूद हैं युवा सामाजिक कार्यकर्ता अंशु ठाकुर जी। अंशु जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अंशु जी, मैं आपसे पहला प्रश्न करना चाहूँगा कि आप किसान आंदोलन से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं और आपको एक अच्छा ज्ञाता जाना जाता है कि किसान आंदोलन से आप शुरुआत से जुड़े हुए, हर चीज़ में आप शामिल रहते हैं। तो आप एक युवा के नज़रिए से किसान आंदोलन कैसे देखते हैं? क्या समस्याएं आप इस समय देख रहे हैं कि किसानों के बीच में आ रही हैं और क्या समाधान आप इसके देखते हैं, और सरकार का क्या रवैया आपको अभी तक इसमें दिखाई दिया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरकार काला कानून लेके आई है, जो ये कृषि कानून जो लेके आई है, ये किसानों के लिए एक फांसी का फंदा है, जिसको देखते हुए पूरे देश का किसान आज अपनी आवाज़ उठाने के लिए दिल्ली के सड़कों पे आके बैठा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। जब ये काला कानून आया तो मैं बिहार में था उस समय हमने बिहार में आंदोलन करने का काम किया, हमने लोगों से बात करी। तो बिहार में जो ये कानून लेके आए 2006 में इन्होंने एपीएमसी खत्म करने का काम किया। 14 सालों में बिहार को अगर कुछ फ़ायदा होता एपीएमसी खत्म करने के बाद तो आपको दिखता, लेकिन बिहार की ये हालत है कि बिहार में जिसके पास 10 बीघे खेत है वो भी बड़े बड़े महानगरों में आके 10-10 हज़ार की नौकरी करने का काम कर रहा है। तो ये कानून पूरी तरीके से फेल है। रही जो आंदोलन की बात है, ये जो तीनों बिल लेके आई, तो सबसे पहले ही समझना होगा कि सिर्फ किसानों के लिए बिल लेके नहीं है। ये काला कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, आम जन के जेबों के ऊपर भारी असर पड़ेगा। जो आपने देखा होगा द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो भंडारण वाला कानून बना के आई है 1955 के अनुसार, ये कानून ऐसा था कि अगर कोई भी अपने दुकान में या कोई भी व्यापारी अगर कुछ भंडारण करता है, अपने घर में स्टॉक करता है, तो उसकी एक लिमिट होगी। मोदी जी ने उस लिमिट को हटाने का काम किया है कि मे भी अगर कभी वर्ल्ड वार या कोई महामारी आई तो उस पर लिमिट लगाई जाएगी। तो सबसे पहले आम आदमी को समझना होगा कि अगर बाजार से चीज़ें गायब होने लग जाएंगी, उससे जो स्टॉक, क्योंकि देखिए अगर किसान बोता है तो किसान स्टॉक नहीं कर सकता, क्योंकि जो कृषि है, जो किसान है, उसका जो पूरा परिवार उस कृषि पर ही डिपेंड है। उसे पता है वो बोएगा, बेचेगा, जब भी अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपना पालन पोषण करेगा। इसके साथ साथ आम आदमी, हम या आप कितना खरीद सकते हैं? हमारी जितनी लिमिट है उतनी खरीद सकते हैं जितनी हमारी आमदनी है, ये जितना हमारा खर्चा होगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े जो पूंजीपति है, जिसके लिए कानून बनाया गया है विशेष रूप से, किसानों के लिए नहीं है, वो खरीद के इसका स्टॉक करने का काम करेंगे। वो स्टॉक करेंगे तो मार्केट में जब वो चीजें गायब होने लग जाएगी तो वो रेट बढ़ने लग जाएंगे और आम जन पे असर पड़ेगा, जिसका आपने भी कुछ दिन पहले देखा कि आलू और टमाटर और प्याज, जो मूलभूत सब्जियां हैं, वो हमने कितनी महंगी खरीदने का काम किया। समाज में ये जो पूंजीपति के लिए जो कानून बनाया गया है, सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कानून है। तीनों कानून का यही मतलब है। और जो सरकार कह रही किसान स्टॉक करने का काम करेगा, अरे साहब, किसान की अगर छत टपकती है तो उसे अपने छत ठीक कराने के लिए उसके पास पैसा नहीं होता, तो गोदाम कहां से बनवाएगा? जी, सही कहा इन्होंने, बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ पे कही कि किसान किस तरीके से इस चीज़ को भुनाएगा, या फिर इतनी परेशानियाँ उसके ऊपर पहले से हैं तो वो इन परेशानियों का समाधान कैसे करेगा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या समस्याएं, जैसे आप बार बार जाते हैं आंदोलन में शामिल होते हैं, आपने बताया कि कल भी आप जाने वाले हैं 26 जनवरी के दिन, तो आप क्या क्या समस्याएँ वहाँ पर देख रहे हैं और आप क्या सुविधाएँ उनको मिल रही है, या फिर सरकार का क्या रवैया है? देखिए, मैं इस समय जो भारत की जो मीडिया है, ज़्यादातर बिकाऊ मीडिया है भारत की, मैंने शुरू से उनके लिए कही है कि अगर वो तलवे में जहर लगा, भाजपा के नेता अगर तलवे में जहर लगा के सो जाए तो आप सुबह उठ के देखेंगे मीडिया वाले के मुंह से झाग नजर आएगा। आप ये बताइए कि जिस तरह किसानों के साथ 11 वार्ता हो गई और सरकार आके कहती है, हमारे कृषि तोमर आके कहते हैं किसान क्लोज बाय क्लोज बात नहीं करता। अरे किसान क्लोज बाय क्लोज बात कर रहा है जब भी 11 वार्ताएं सफल हो गई हैं। आप इससे पहले वाला बैठक देखिए, उसमें किसानों का अपमान हुआ है। 4 घंटे की बैठक में सिर्फ कृषि मंत्री ने सिर्फ 20 मिनट का किसानों को समय दिया। रही बात अड़ियल, और ये मैंने जन जागरण में पढ़ा था, दैनिक जागरण में पढ़ा था कि उन्होंने लिखा किसानों का अड़ियल रवैया। अरे आप पत्रकार हैं, आप सरकार से क्यों नहीं पूछ रहे? अगर आप कानून बनाया है तो आपने किसानों के लिए कानून बनाया है। अगर किसानों को अच्छा नहीं लग रहा, किसानों को पता है कि ये हमारे लिए गलत है, किसान उस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो अरे आप वापस कर दो। आपको वापस लेने में क्या दिक्कत आ रही है? आप ये बताइए कि इस सर्दी में जब आदमी का हाड़ एकदम कांप रहा है, आदमी के गले में से आवाज नहीं निकली, इस ठंड में हमारे 90-90, 100 साल के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, हमारे बाबा उस गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर और दिल्ली के बॉर्डर पे तमाम बैठे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ संबोधन करने का काम करें। किसानों के लिए सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी। किसान अपना बोरिया बिस्तर खुद लेके आया है वहाँ किसी, और आप बताइए क्या ये बिकाऊ मीडिया क्या कहते हैं कि वो खालिस्तानी पाकिस्तानी बैठे हैं। जब आज़ाद भारत हुआ था 1947 के बाद, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी, भारत के पास अनाज नहीं था खाने के लिए। हमारी 30-35 करोड़ की जनसंख्या थी, लेकिन उसमें भी भरपेट खाना नहीं मिलता था। उसी दौरान बंगाल में एक महामारी काल चली जिसमें 20 लाख लोगों की जान चली गई सिर्फ रोटी की वजह से।
समझ रहे हैं आप? उस समय हरित क्रांति जब 1962 का युद्ध हुआ, जिस समय चीन से झटका लगा, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उस समय से लेकर आज तक देश की अर्थव्यवस्था को किसान ने बचाने का काम किया। आप देखिए कोरोना जैसी महामारी में भारत की अर्थव्यवस्था -23 में जा चुकी है, लेकिन किसानी एक ऐसी है जो 3 और 4 अर्थव्यवस्था लेकर चल रहा है, लेकिन उसको भी तोड़ने का काम करता है। और किसानों ने तो सदा देश का भला किया है। आप ये कानून लाके आप पूंजीपतियों के लिए तो करने का काम कर रहे हैं। अब मोदी जी और राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि किसानों से कोई उनकी जमीन नहीं छीन सकता। अरे राजनाथ सिंह, छीन तो मेरे घर से मेरे माचिस का डब्बा भी नहीं छीन सकता कोई, आपकी क्या औकात है? लेकिन ये सोची समझी साजिश है। ये ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि किसान खाने बिना मरेगा, उसको जमीन बेचनी पड़ेगी मजबूरी में आके। समझ रहे हैं आप? जी, और सरकार एक बात ये कह रही है, सरकार कह रही है कि हम प्राइवेट फार्मिंग को भी लेके आ रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीज़ें इसमें होंगी तो किसान को अच्छे दाम मिलने लग जाएंगे। और कुछ लोगों का कहना है कि ये खालिस्तानी लोग हैं। सरकार के भी कई लोगों के ऐसे बयान आते हैं कि ये किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, इनके पास पहले से बहुत सारा पैसा है, तो इन्हें फिर इन चीज़ों की ज़रूरत क्या है, इन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की MSP की ज़रूरत क्या है। तो आप सरकार के इस नज़रिए को किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले बात जो आपने बताई है MSP की बात करिए आपने, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर एक आप माचिस खरीदने जाएंगे ना, उस पर भी 1 रुपया जो लिखा होगा वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है। वो अपनी कीमत खुद तय करता है। किसान हम अपने खेत में बोने का काम करते हैं और सरकार उसकी कीमत लगाने का काम करती है, उसमें भी MSP नहीं देने का काम करती। मध्य प्रदेश के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम MSP देने का काम कर रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग देने का काम कर रहे हैं। कहां देने का काम कर रहे हैं? C2 तो अभी तक नहीं मिल रहा। रेंट ऑफ लैंड, भारत में 80% छोटे जोत वाले किसान हैं, उनके पास उनका ये हाल है कि वो जमीन या तो बटाई पे लेके किराए पे लेके खेती करने का काम करते हैं। उन्हें स्वामीनाथन देने का काम नहीं कर रहे ये लोग। ये सिर्फ एक जुमला है जो सरकार कहने का काम करे। जो खालिस्तानी, अभी राजस्थानी एक सांसद थी, उन्होंने बताया भाजपा की किसानों में AK-47 और 47 लेके बैठा है। अरे साहब, AK-47 और 47 वाले तो हमारे देश में घुस के अरुणाचल प्रदेश में चीनियों ने 101 गांव, मतलब 101 घर बना दिए गांव में, वहां तो आप जा नहीं पा रहे। आप किसान जो देश का पेट पाल रहा है उसे आप कहने का काम करें कि हम AK-47 लेके बैठे हैं। जी, ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छे से बोली कि खालिस्तानी बताया जा रहा है किसानों को, लेकिन इन्होंने अपना एक युवा का नज़रिया पेश किया कि ये किस तरीके से देखते हैं। और अब आपसे मैं अगला प्रश्न करना चाहूँगा कि केवल युवाओं पे केंद्रित सवाल हुआ कि युवाओं का क्या रोल रहा है किसान आंदोलन में, युवा किस तरीके से किसानों के लिए एक सहयोग प्रदान कर रहा है और आपकी आगे की रणनीति क्या है? देखिए, युवा आप जाके देखिए किसी भी बॉर्डर पे युवा सबसे ज्यादा मात्रा में है। युवाओं को बस बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और युवाओं सिर्फ बड़ों का, जो हमारे जो बड़े बड़े किसान संगठन के नेता, हम सिर्फ उनका इंतजार करके हम दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। नहीं तो युवाओं में इतनी ताकत है कि नरेंद्र मोदी जी के घर में चला जाएगा। जो 400 किलोमीटर का बैरिकेडिंग तोड़ के आके आज गाजीपुर में बैठा है, उसमें इतनी ताकत है कि वो अगर बस अब परमिशन का इंतजार ना करे तो वो राजपथ पर भी जाके कल ट्रैक्टर चला सकता था। लेकिन देश की गणतंत्र दिवस को देखते हुए, हमारी देश की स्वाधीनता को देखते हुए हम बाहरी रोड पर प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। आपके पहले सवाल था, उसका जवाब देना मैं भूल गया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो साहब, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन लगातार मोदी जी ने अभी तक 23 संसाधनों को बेचने का काम किया है। आप ये बताइए कि जिस तरह जब देश में जब सरकारी स्कूल थी, प्राइवेट स्कूल आने के बाद सरकारी स्कूल का क्या हाल हुआ? सरकारी स्कूल की तरफ कोई ध्यान दे रहा है? प्राइवेट हॉस्पिटल आने के बाद सरकारी अस्पतालों का क्या हाल हो रहा है? जियो के आने के बाद MTN और BSNL का क्या हाल हो गया? उसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन आने के बाद खेती का क्या हाल होगा? अरे ये साहब वो लोग हैं जिसने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के भारतीय रेल को बेचने का काम किया है। तो आपको क्या लग रहा है, कृषि बिल का सपना दिखा के हमारे खेत बेचने का काम नहीं करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मैं आपसे अब ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि एक तो चलो ये परिदृश्य है कि सरकार कहती है कि किसान आंदोलन एक बिल की वजह से विवाद खड़ा हो गया, तो इससे पहले आर्थिक समस्या भी बनी हुई थी, इसकी वजह से, जिसकी तरफ से हम लोगों का ध्यान थोड़ा बहुत अभी हट गया है, किसान आंदोलन की तरफ आ गया कि कोरोना काल में एक आर्थिक समस्या सभी पे टूट पड़ी, खूब बड़ी मात्रा में पलायन हुआ, कई लोग बेघर हो गए, जो गरीब थे वो और भी गरीबी रेखा से नीचे चले गए। तो उस समय पर आपने अपने स्तर पर क्या कार्य किया और क्या परेशानी आपने उस समय देखी थी, तो उसको आप एक बार बताना चाहेंगे? जी, कोरोना काल में हम लोग यहीं थे, लगातार हमने हर दिन प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम किया है। लेकिन सरकार का एक भी आदमी, वो जो रिंकिया का पापा है, वो सोनीपत में जाके क्रिकेट खेलने का काम कर रहा था, जो दिल्ली में सांसद बना बैठा है मनोज तिवारी, एक भी दिन किसी ने किसानों प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने का काम नहीं किया। सरकार ने सिर्फ बड़े बड़े वादे किया। आपने देखा 400 से ज्यादा लोग हमारे सड़क दुर्घटना में मर गए, जिसमें 23 लोग हमारे ट्रेन से कट के मर गए, सिर्फ रोटी की लड़ाई के लिए। अरे लोग महानगरों से, अपने गाँव से महानगरों में आके कमाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने लगातार कमा के, अरे कहीं तो 1 रुपया टैक्स दिया होगा भारत सरकार को, लेकिन सरकार ने क्या सुविधाएं दी? और नहीं तो कोरोना में मोदी जी ने कहा था कि आपदा में सरकार ने आपदा में अपने लिए अवसर ढूंढने का काम किया। PPE किट घोटाले ले लीजिए, हर जगह इन्होंने घोटाला करने का काम किया। वैक्सीन के नाम पे कभी घोटाला करने का काम कर रहे हैं।
वैक्सीन के नाम पे राजनीति करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो राजनेता हैं, सांसद है, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन के नाम पे राजनीति बना रहे हैं, लेकिन आप चीन की तरफ ध्यान दीजिए जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में आके बैठने का काम कर रहा है। तो सरकार ने सिर्फ जुमला करने का काम किया। भारत सरकार ने, जो अभी प्रेजेंट की सरकार है, इसने कोरोना काल में क्या, कोरोना काल में देखिए आम आदमी पूरी तरीके से मंदी की चपेट में चला गया। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। बिहार में जब चुनाव था तो मोदी जी ने बसवारी में राशन की जगह भाषण पहुंचाने का काम किया। उन्होंने बसवारी में एलईडी टीवी लगाने का काम किया, लेकिन बिहार के लोगों को राशन देने का काम नहीं किया। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ, इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। अच्छा, अगर आप विकास की बात करते हैं इनसे, अगर तो ये राम मंदिर की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, स्वामी विवेकानंद की, इन्होंने जो भी इनके सामने बड़ा हुआ है, इनकी नीति रही है कि जो इनके सामने बड़ा होगा, इनसे अपनी हक की बात करेगा, ये उसका चरित्र हत्या करने का काम करेंगे। स्वामी विवेकानंद को देखिए, ये आरएसएस की पूजा करते हैं, उसके साथ ही ने स्वामी विवेकानंद के पुष्पों पे माला चढ़ाने का काम करते हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 जो धर्म संसद था, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत पूरब के लोगों को धर्म की जरूरत नहीं है, उनके पास धर्म जरूरत है, लेकिन वहां लाखों लोग, पीड़ित लोग हैं जिनके गले में रोटी नहीं है, उन्हें रोटी की जरूरत है। और रोटी के नाम पे, अगर जनता रोटी मांग रही है, रोटी के नाम पे पत्थर और मंदिर देने का काम करेंगे तो लोगों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी ने वही देने का काम किया। आप ये बताइए, 6 सालों में अगर हम विकास की बात करते हैं, राम मंदिर, रोजगार की बात करते हैं, राम मंदिर, स्वास्थ्य की बात करते हैं, राम मंदिर, सड़क की बात करते हैं, राम मंदिर, यूपीएससी की बात करते हैं, राम मंदिर। राम मंदिर खाने को देगा हमें? ये मंदिर मस्जिद हमारा पर्सनल मामला है। सरकार मंदिर मस्जिद बनाएगी तो विकास कौन करने का काम करेगा? भाजपा से पहले क्या मंदिर मस्जिद देश में नहीं थे? इन्होंने सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करने का काम किया। पेट मन रहेगा तभी हमारे अंदर शक्ति रहेगी कि हम भगवान के सामने बैठ के पूजा पाठ करने का काम करेंगे। लेकिन ये तो मंदिर मस्जिद के नाम पे रोटी छीनने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हमेशा रूल एंड डिवाइड करने का काम किया है। धर्म, ये अंग्रेज, वो काले अंग्रेजों से तो हम जीत गए, ये गोरे अंग्रेज से जीत गए, काले अंग्रेज बनके हमारे देश पे राज करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश की जो हमारे जो सोने की चिड़िया थी, एक तो वो अंग्रेज लूट के गए और इन्होंने लूटने का काम किया। कोरोना वैश्विक महामारी में अंबानी की प्रॉपर्टी 33% बढ़ी है। बताइए, आम आदमी जब रोटी के 2 जून की रोटी के लिए तड़प रहा है और मोदी जी के जो दोस्त है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, कहां से आ रहा है भाई? ये पैसा कहां से आ रहा है? अंशु जी, आपने बहुत ही बेबाकी और बेखौफ होकर सभी प्रश्नों के जवाब दिए और सभी चीज़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रखा। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपनी तरह के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आपकी तरह बेखौफ होकर अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सकें। देखिए, सबसे पहले मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले जो हमारे देश में जो आपदा आया है, ये काला कानून लेके आए हैं। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में बाबा ने ट्रैक्टर पे इमरजेंसी लगाने का काम किया। अरे अभी तक तो मैंने सुना था कि आदमियों के ऊपर इमरजेंसी लगाई जाती है, लेकिन इन्होंने, आपने देखा होगा प्रदेश में विभिन्न पेट्रोल पंप पे ऐलान किया गया है कि ट्रैक्टर में और डब्बे में तेल नहीं दिया जाएगा। तो इन्हें लगता है कि ट्रैक्टर में तेल ना देने से हमारा आंदोलन खराब कर लेंगे। सरकारों का हमेशा दोहरा नीति रहा है, खासकर भाजपा सरकार का। वो एक हाथ से हाथ पकड़ के दूसरे हाथ में हमारे मुंह पे मुक्का मारने का काम करती है। तो देश के युवाओं को यह संदेश है कि देश के युवा ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, गलत का विरोध करें, क्योंकि जब तक हमारे पास जानकारी नहीं रहेगी हम उस चीज का विरोध नहीं कर पाएंगे, और सही का साथ दें। हमारे जो भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, महात्मा गांधी, हमें इन लोगों को पढ़ना चाहिए, इन लोगों के चरित्र पर चलने का काम करना चाहिए। आप ये देखिए कि देश का जो मौजूदा हालत हो गया है, ये जो बिल बनाया गया है, ये वही तो सांसद हैं। आज एडीआर की रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स कहती है कि जो देश के हमारे संसद में 43% क्रिमिनल लोग बैठे हैं, ये वो लोग हैं जो संसद में बैठने से पहले संसद के बाहर खड़े होकर जनता को बंदूक और चाकू की नोक पे लूटने का काम करते थे, और आज संसद में बैठ के ये लोग किसानों के ऊपर काला कानून कराने का काम किया है, जिससे कि किसानों आत्महत्या करें। आज 147 से ज्यादा किसान हमारे वहां शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई संवेदना देने का काम कर रही है? नरेंद्र मोदी जी को किसान नहीं दिख रहे। नरेंद्र चंचल जो अभी भजन गायक थे वो खत्म हो गए, उनके प्रति हमारी संवेदना है, वो खत्म हो गए, तो उनके लिए ट्वीट करने का काम करें। नवाज शरीफ की मां मरती है पाकिस्तान में, तो उसके लिए ट्वीट करने का काम करते हैं, लेटर जारी करते हैं। सौरव गांगुली की छाती में दर्द होता है तो उसकी पत्नी से बात करने का काम करते हैं। किसान के देश के नहीं है, किसानों के लिए क्यों नहीं सरकार बोलने का काम कर रही? ये जो प्रेजेंट जो सरकार है, इनकी जो नीति है कि धर्म और मस्जिद मंदिर के नाम पे युवाओं को लड़ाओ, जाति के नाम पे युवाओं को लड़ाओ, ये रूल एंड डिवाइड, ये मैं बताता रहा हूँ, वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज थे, इन्हें सिर्फ शासन करना आना है। ये चाहते हैं कि जो गरीब आम जन की लड़ाई है वो ना लड़े, गरीब आम आदमी का लड़का, ये कहते हैं कि रोजगार, पकौड़ा तलना, बताइए रोजगार है? अरे कोई गरीब आदमी चाहेगा क्या जो 8-8 घंटे की नौकरी करके, 12-12 घंटे की नौकरी करके अपने बच्चों को पकौड़ा तलाएगा? और इनके बेटे बीसीसीआई में सेक्रेटरी बनने का काम करेंगे, कोई डीसीसीसी में अध्यक्ष बनने का काम करेगा, और कोई बैकडोर से आईएएस पीसीएस बनने का काम करेगा। तो मेरा युवाओं को सिर्फ यही संदेश है कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पढ़ाई करें, सही लोगों को, जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, जिन्होंने समाजवाद भारत का सपना देखा, उनको पढ़े, उनके चरित्र को पढ़ें, और इस काले कानून के खिलाफ सड़क पे आके सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि 26 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वह हमारे दिल्ली बॉर्डर पे पहुंचे, इस रैली को
ताकत देने का काम करे, आगाज देने का काम करे कि देखिए रैली तो होगी लेकिन युवाओं, जितने ज्यादा युवा रहेंगे और भारत की जनता, जो लोग हमारे रैली को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, जो घर में बैठने का काम कर रहे हैं, जिन्हें लग रहा है ये हमारी लड़ाई नहीं है, किसानों की लड़ाई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसान तो अपनी लड़ाई लड़ रहा है और मजबूती से लड़ रहा है, लेकिन भारत की जनता का हाल मुर्गी की तरह हो गया है। अगर आप कसाई खाने में जाएंगे ना, तो जिस मुर्गी 10 मुर्गियां अगर एक पिंजरे में होती हैं, तो जिस मुर्गी का कटने का नंबर आता है, जिसकी खरीदारी होती है, सिर्फ वही पक पक करने का काम करता है, बाकी मुर्गी चुप रहते हैं। फिर दूसरा ग्राहक आता है, फिर 9वें मुर्गे की बारी आती है, फिर वो पक पक करने का काम करता है, दूसरा बाकी सारे मुर्गे ठीक चुप होते हैं। ठीक उसी तरह देश की जनता का हाल हो गया है। तो जो साहब हैं वो कसाई हैं, नंबर सबका आना है। आज किसानों का गला दबाया जा रहा है, हम पक पक करके हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम जीत के जाएंगे। हमारा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। लेकिन आम आदमी भी जो आज घर में बैठे हैं, उनकी भी गर्दन वो कसाई दबाने का काम करेगा। तब आपको समझना होगी आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। इसलिए वो समय ना आने दे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आके किसानों के आंदोलन को ताकत देने का काम करे। जब ये बिल वापसी होगी तो सरकार का घमंड टूटने का काम करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए।